जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग झारखंड जेईटी के जो एग्जाम है 29 मार्च को, साथियों उनके लिए बिल्कुल एनालाइज किए गए क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि साथियों आपके झारखंड जेईटी के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्माणवाद के अनुसार सीखना मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है। चलिए बताएंगे। ये ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है इस बार 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बताएंगे आप सभी लोग कि निर्माणवाद के अनुसार सीखना मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यह होते हैं किस प्रक्रिया से। तो यह होते हैं आपके संक्रिय ज्ञान निर्माण से। ऑप्शन यहाँ पे बी के साथ जा रहे हैं तो सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, और क्वेश्चन है कि ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में उच्चतम स्तर कौन सा है। चलिए आंसर लगाइए। तो ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में उच्चतम स्तर कौन सा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे उच्चतम अंतर जो है सृजन हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, सृजन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, और क्वेश्चन है कि अनुभवात्मक अधिगम चक्र किस विद्वान से संबंधित है। तो अनुभवात्मक अधिगम चक्र किस विद्वान से संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे डेविड कोलंब से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, डेविड कोलंब से है। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि मेटा कॉन्सिशन का अर्थ क्या है। चलिए आंसर लगाइए कि मेटा कॉन्सिशन का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है अपने सोचने पर चिंतन। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अपने सोचने पर चिंतन। आगे देखिएगा। क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, और क्वेश्चन क्या है कि समावेशी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि समावेशी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो समावेशी शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये समान अवसर होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, समान अवसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। और क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का कि फिलपड क्लासरूम मॉडल में कक्षा का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है। तो फिलपटम क्लासरूम मॉडल में कक्षा का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है। तो ये उपयोग चर्चा व अनुप्रयोग के लिए होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, चर्चा व अनुप्रयोग के लिए होते हैं। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है कि स्पाइरल पाठ्यक्रम की अवधारणा किसने दी थी। चलिए बताइए कि स्पाइरल पाठ्यक्रम की अवधारणा किसने दी थी। तो स्पाइरल पाठ्यक्रम की जो अवधारणा है यह अवधारणा दिए थे ब्रूनर। ऑप्शन ए सही जवाब है, ब्रूनर दिए थे। चलिए आगे देखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मिश्रित विधि शोध का प्रमुख लाभ क्या है। चलिए बताएंगे कि मिश्रित विधि शोध का प्रमुख लाभ क्या है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का सी होगा, डेटा त्रिकोणीकरण का। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है कि शोध में आंतरिक वैधता किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे। तो शोध में आंतरिक वैधता किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ये कारण प्रभाव संबंध से है। ऑप्शन ए सही जवाब है, कारण प्रभाव संबंध से है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन है कि स्नोबॉल सैंपलिंग किस प्रकार की सैंपलिंग है। चलिए बताइए। तो स्नोबॉल सैंपलिंग किस प्रकार की सैंपलिंग हो जाएंगे। तो ये आपके गैर यहाँ पे प्रायिकता हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, गैर प्रायिकता होगा।
चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि शोध में प्लेजरिज्म का क्या है। तो शोध में प्लेजरिज्म क्या है। तो शोध में प्लेजरिज्म जो होता है ये दूसरों के कार्यों का अनैतिक उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है डबल ब्लाइंड अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ पे क्या है। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा आप सभी लोग कि डबल ब्लाइंड अध्ययन का मुख्य यहाँ पे उद्देश्य जो है क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्व ग्रह कम करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे आप सभी लोग। और क्वेश्चन है कि कार्य अनुसंसाधन का मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ पे क्या है। चलिए बताइए। तो कार्य अनुसंसाधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य होता है स्थानीय समस्या समाधान। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राउंड डेड थ्योरी किस प्रकार के शोध में प्रयुक्त होती है। चलिए बताइए। तो ग्राउंडेड थ्योरी किस प्रकार के शोध में प्रयुक्त होती है। तो याद रख लीजिएगा गुणात्मक शोध में होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि लिकर्ट स्केल का उपयोग किसके लिए जो है यहाँ पे होता है। चलिए बताइए। तो लिकर्ट स्केल का उपयोग किसके लिए होता है। तो इसका उपयोग होता है दृष्टिकोण मापन के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, दृष्टिकोण मापन के लिए होता है। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है कि शोध नैतिकता में सूचित सहमति का अर्थ क्या है। चलिए बताइए। तो शोध नैतिकता में सूचित सहमति का अर्थ क्या है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इसका अर्थ होता है प्रतिभागियों को पूरी जानकारी देकर अनुमति। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया कि भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो किस अधिनियम के तहत हुई। तो भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना है ये किस अधिनियम के तहत हुई। तो ये स्थापित हुए थे यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित नियामक निकाय कौन सा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित नियामक निकाय कौन सा है। तो आप याद रखेंगे HECL हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है आप सभी लोगों का। और क्वेश्चन है कि NACC का मुख्य कार्य क्या है। तो NAAC का मुख्य कार्य क्या होगा। तो इसका मुख्य कार्य होता है संस्थानों का मूल्यांकन व प्रत्यायन। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका। और क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्थानगत रैंकिंग फ्रेमवर्क किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय स्थानगत रैंकिंग फ्रेमवर्क किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किए जाते हैं किसके द्वारा। तो ये जारी की जाती है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी सही जवाब है, शिक्षा मंत्रालय। चलिए आगे देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन दिया गया है कि AICTE का यहाँ पे प्रमुख कार्य किससे संबंधित है। तो AICTE का प्रमुख कार्य किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का ए हो जाएंगे, तकनीकी शिक्षा नियमन। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है आपका। और क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वैश्विक स्तर के विश्वविद्यालय होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुविषयक शिक्षा के लिए किस प्रकार के स्थानों पर बल दिया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुविषयक शिक्षा के लिए किस प्रकार के स्थानों पर बल दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, बहुविषयक विश्वविद्यालय पे। ऑप्शन सी सही जवाब है।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका कि अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का उद्देश्य क्या है। तो अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो मुख्य उद्देश्य होगा, इसका उद्देश्य हो जाएंगे क्या, तो आप बताएंगे क्रेडिट संग्रह व हस्तांतरण। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन है कि IGNOU किस प्रकार का विश्वविद्यालय है। तो IGNOU किस प्रकार का विश्वविद्यालय होगा, तो ये हो जाएंगे आपके किस प्रकार के विश्वविद्यालय, तो आप बताएंगे ओपन एवं दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उच्चतर स्तर शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, तो इसका उद्देश्य होगा केवल IIT विकास। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग मुख्यतः किस आधार पर होती है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग मुख्यतः किस आधार पर होती है, तो ये केवल खेल पे ही होते हैं। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, केवल खेल पे। आगे देखिए, क्वेश्चन है भारत में चिकित्सा शिक्षा का नियामक निकाय कौन है। तो भारत में चिकित्सा शिक्षा का नियामक निकाय कौन है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, UGC हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, UGC होगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोगों का और क्वेश्चन है कि स्वायत्त कॉलेज का मुख्य लाभ क्या है। चलिए बताइए, तो स्वायत्त कॉलेज का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका लाभ हो जाएगा सरकारी नियंत्रण पूर्ण। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सरकारी नियंत्रण पूर्ण होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की अवधारणा किस नीति से जुड़ी है। तो राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की अवधारणा किस नीति से जुड़ी है, तो ये जुड़े हुए हैं किस नीति से, तो ये आपके IT पॉलिसी 2000 नीति से जुड़े हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है आपका कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का उद्देश्य क्या है। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है एकल विषय। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, एकल विषय होता है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके झारखंड JET के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।